उज्ज्वल वरन अधीन तन, उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, निपट पाप की खान। तो यह आज के बाबाओं पर बना हुआ दोहा है जो आमिर खुसरो ने लिखा है। तो इसी दोहे के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। और हम लोग पढ़ रहे थे अभी लेंस, ठीक है। लेंस के हमने क्या देख लिए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लेंस पढ़ लिया था, लेंस के प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। उत्तल और अवतल और इनके भी प्रकार पढ़ लिए थे। संबंधित परिभाषाएं भी देख ली थी, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, ठीक है। जैसे फोकस दूरी, फोकस और वक्रता त्रिज्या है और वक्रता केंद्र है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसी प्रकार हमने फोकस तल देखा था, ठीक है। तो यह सब हमने देख लिया था। और इसी कड़ी में आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। एक चीज़ बताइएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। एक प्रश्न है आपसे, अपवर्तन का कारण क्या होता है? क्यों प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है? इसके पीछे कारण क्या है? तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, ठीक है। देखिए, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, यही अपवर्तन का कारण है। इसी कारण जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनना। और उसके लिए पहले जैसे हमने पढ़ा था दर्पण में 3 नियम, उसी प्रकार यहाँ पे लेंस में भी 3 नियम हैं। आपको वही 3 नियम याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम 3 नियम हैं। देखिए, जो आपने पहले भी देखा था, जैसे परावर्तन में यानी दर्पण में, उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा एक चित्र से पहले समझ लीजिए, ठीक। यह हो गया दर्पण का द्वारक, ठीक। यह हो गया प्रकाशी केंद्र। इधर वाला अवतल, उत्तल में क्या होता है? इधर F1। यह लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, ठीक। यहाँ पे हो जाता है F2 और यहाँ पे हो जाता है 2F1 और यहाँ पे हो जाता है 2F2। अगर पहला नियम क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह कहाँ से हो जाती है? F2 से चली जाती है, ठीक है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह कहाँ से जाएगी? F2 से। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो जब इसका हो जाएगा अपवर्तन तो यह चली जाएगी F2 से। कहाँ से चली जाएगी? F2 से। तो पहला नियम बनेगा, अगर समांतर है तो F2 से जाएगी। और यहीं से देख लीजिए, इसी चित्र में हम समझ लेते हैं एक दूसरा, अगर F2 से होकर जाएगी, मान लेते हैं F2 से होकर यहाँ से जा रही है, तो यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? F2 से नहीं, F1 से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। तो दूसरा नियम क्या निकलेगा? तो पहला हो गया समांतर है तो कहाँ से? F2 से। और F2 से नहीं, इस बार क्या रहेगा दूसरे नियम में? अगर प्रकाश किरण F1 से जा रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। और तीसरा भी इसी में देख लीजिए, अगर वक्रता केंद्र से जा रही हो, वक्रता केंद्र से जा रही हो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। वक्रता केंद्र नहीं, सॉरी, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। तो C से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है।
अब इसी नियम को, तीनों नियमों को हम थोड़ा सा समरी में लिख देते हैं। देखिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और बहुत आसान नियम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। प्रथम नियम, तो दूसरा कौन सा होगा? द्वितीय नियम होगा। और तीसरा कौन सा होगा? तृतीय नियम। और यह परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आते हैं नियम, इनका केवल प्रतिबिंब बनाने में आवश्यकता होगी, तो हम केवल उसके लिए देख रहे हैं। तो पहले नियम में क्या कहा गया है कि अगर प्रकाश किरण समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, केवल समरी की तरह लिख रहे हैं। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष क्या है? समांतर है, तो जब इसका अपवर्तन होगा, यानी यह लेंस को पार करेगी, जब इसका अपवर्तन होगा तो यह F2 से होकर चली जाएगी। कहाँ से होकर चली जाएगी? F2 से। ठीक, यह हो गया प्रथम नियम। अब आ जाइए द्वितीय नियम पे। अब यहाँ पे द्वितीय नियम में अगर F1 से होकर जाती है, ठीक है, F1 से होकर जाती है, तो अगर इसका अपवर्तन होगा तो यह गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, यह हो गए दो नियम। तीसरा नियम है यदि प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी C से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो सी वाले में कोई एकदम जैसे गई है वैसे ही आगे भी बढ़ेगी। ठीक, बस यही नियम दोनों याद करना है आपको। बस इतना याद रखना है, F से है तो समांतर, और समांतर है तो F से, और C वाले में कोई चेंज नहीं, जैसे जैसे गई है वैसे वैसे वहाँ पे चली जाएगी। वापस आने का सवाल ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रकाश किरण को वापस नहीं आना है। कैसे? क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन होता तो पीछे आ जाती। ठीक, तो यह तीनों नियम देख लीजिए, उतार भी लीजिए। तब हम बनाते हैं अब उत्तल और अवतल लेंस के प्रतिबिंब। देखिए, मिटाते हैं अब। तो इन नियमों में से किन्हीं दो नियमों का आप प्रयोग करेंगे और आपका हर प्रतिबिंब बनता चला जाएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता चला जाएगा। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे हमने दर्पण में समझा था ना, उसी प्रकार यहां पे भी समझते हैं। पहले बना लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की कुल स्थितियां कितनी बनेंगी प्रतिबिंब बनने की? 6। टोटल कितनी बनेंगी? 6। यहाँ पे एक हमने लेंस बना लिया, मुख्य अक्ष भी बन गया, और यह हो गया यहाँ पे बीच में कौन आ गया? प्रकाशी केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे एक बिंदु होता है F1, यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पे होता है F2, और यहाँ पे होता है 2F2। सभी स्थितियों को देखिए। सबसे पहली स्थिति यहाँ पे देखिए, इसके पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अनंत पर। तो एक स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ना और पता है ना छोर पता है वस्तु का, तो हम पूरा बना लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए अनंत और 2F1 के बीच में रख दी जाए एक बार वस्तु। दूसरी स्थिति, यह पहली, यह दूसरी। तीसरी वस्तु की स्थिति क्या होगी? 2F1 पर रख दिया जाए, 2F1 पर। इसके बाद यह हो गई तीसरी स्थिति, और चौथी स्थिति क्या होगी? वस्तु को रख दिया जाए 2F1 और F1 के बीच। और पांचवी स्थिति रहेगी कि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? F1 पर, यानी मुख्य फोकस पर। और C और F के बीच, मतलब यहाँ पे रख दी जाए वस्तु।
तो यह बनेगा यहाँ पर छठवीं स्थिति। तो इन्हीं 6 स्थितियों के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अगर शार्ट में हम यहीं से बनाना चालू करेंगे तो एक चित्र बनाए रहें, ताकि यहीं से हम हर चित्र को यहाँ दिखा देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, अनंत। उसके बाद वहीं से स्थिति शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2f1, यहाँ पे आ जाएगा f1, यहाँ पे आ जाएगा f2, यहाँ पे आ जाएगा 2f2। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली स्थिति कहाँ है, तो वस्तु जब कहाँ स्थित हो, अनंत पर। वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। पहली स्थिति बनेगी वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। ठीक है, देखिए बहुत आसान शब्दों में है। जब वस्तु किस लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी हो। तो अब देखिए चित्र बनाते हैं। पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। यह रहा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, और यह क्या है, द्वारक, और यह है प्रकाशी केंद्र। यह है f1, यह है 2f1, यह है f2, 2f2, ठीक, f2 है। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम दूर ले जाएं तो कहाँ पे चले जाएंगे, अनंत पर। तो यह रही स्थिति अनंत की। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो, अनंत पर कोई वस्तु रखी हो, तो ना उसका हमें ओर पता है ना छोर पता है। तो इस प्रकार से आप जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे उसी प्रकार इसमें भी बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश किरणों को चलाना पड़ेगा। तो देखिए, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, इस बिंदु से प्रकाश किरणें, तो सबसे पहले क्या चला लें, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। इस बिंदु से मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती हैं, बताइए, समांतर वाली कहाँ से। नियम याद रखिएगा, समांतर है तो यफ से, और यफ से है तो समांतर, और सी वाले में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही रहेगी। अब अपवर्तन हो रहा तो वह पार जाएगी, वह पार फोकस कौन मिलेगा, f2। तो यह मिल गया, इस पार आ गई। इसी प्रकार नीचे से भी एक समांतर ले जाइए। आप और भी अलग भी कर सकते थे इस प्रकार से, ठीक है, f से भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आसान यही होता है कि यहीं से ले चलें। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद यहाँ से जो गई है वह कहाँ से होके जाएगी, f2 से। यह भी f2 से होके जाएगी। दोनों किरणें कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, f2 पर, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर। अब बताइए कैसा बना, बड़ा बना है कि छोटा, बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, यानी बिंदु के आकार का बन गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो यहाँ पे इसको साइड में ऐसे कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर जो प्रतिबिंब बनेगा सब उल्टा होगा। इधर वाला सब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, ठीक है। और इधर जो बन जाएगा वह आभासी होगा, और आभासी के साथ साथ क्या होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक। यह दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी ऐसा ही बनेगा, उल्टा वास्तविक व बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के
आकार का कहाँ बनता है? F2 पर बनता है। बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहीं पे लिख देना चाहिए था लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये देखिएगा, यह प्रतिबिंब F2 पर बनता है। कहाँ बनता है? F2 पर बनता है। यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक व बिंदु के आकार का बनता है। यह प्रतिबिंब F2 पर बनता है। ठीक, इसको देख लीजिए। आते हैं फिर अगली स्थिति पर। अब देखिए अगली स्थिति। देखिए, दूसरी स्थिति है, तो नाम लिख दें पहले। कौन सी स्थिति है? दूसरी। और क्या है? जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो? अब अनंत से आ जाएंगे, अनंत और 2f1 के बीच, यानी यहां पर दूसरी स्थिति, अनंत और 2f1 के बीच रखी हो। ठीक, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत व 2f1 के बीच रखी हो तो सबसे पहले एक बनाएंगे लेंस, और होगा कौन सा? उत्तल। यह बन गया हमारा उत्तल लेंस। यह बन गया आपका प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पे बन गया आपका f1, यहाँ पे बन गया 2f1। ठीक, यहाँ पे बन गया f2, यहाँ पे बन गया 2f2। देखिए, अब सबसे पहले आपको दो नियम लगाने हैं, इनमें से कोई भी नियम लगाइए। सबसे पहले तो वस्तु रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे है इधर अनंत, यहाँ पे हमने रख लिया वस्तु। ठीक, तो सबसे पहली प्रकाश किरण आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, वस्तु के सिरे से ले जाते हैं। तो वस्तु के सिरे से हम ले गए यहाँ पर, यहाँ टकराई है, मुख्य अक्ष की समांतर जा रही थी, कहाँ से गुजरेगी? अब समांतर है तो F से, तो इधर अपवर्तन है तो F2 से जाएगी, F2 से चली गई। ठीक है, दूसरी कहाँ से गुजार देंगे? दूसरी गुजर जाएगी आपकी प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए, सबसे आसान प्रकाशिक केंद्र है, आप F2 से भी ले जा सकते हैं। तो हम ले चलते हैं प्रकाशिक केंद्र से। चलिए आते हैं प्रकाशिक केंद्र पे। देखिए, यह प्रतिबिंब इसका बन गया कहां पर? इसका प्रतिबिंब बन गया है F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच बन गया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इसका अगर हम नाम रख दें, पिछले में तो नहीं रखा, यहाँ पे नाम रख दें तो AB, और यह बनेगा उल्टा, तो A डैश B डैश, यानी A वाला भाग नीचे चला गया। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो दो लाइन में अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो इसे लिखेंगे क्या? जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो? अनंत और 2f1 के बीच रखी हो। अनंत व 2f1 के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 और 2F2 के बीच। F2 व 2F2 के बीच कैसा बना है? उल्टा,
के बीच उल्टा, और उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक। जो भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होता है, वास्तविक। उल्टा वास्तविक, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है वस्तु से छोटा है, तथा वस्तु से छोटा बनता है, तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको इतने ही परीक्षा में लिख के आना अगर आ जाए कोई स्थिति, ठीक है। आप पूरी रचना मत करने लगिएगा कि ए बी लिखेंगे, ए डैश बी डैश लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख देंगे काफ़ी है। तो यह रही दूसरी स्थिति, इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ें। आइए अब देखें नंबर 3। कितने नियम का प्रयोग करना है बार बार, केवल 2। एक समांतर ज़्यादातर प्रयोग कर लेंगे और दूसरा नियम होगा जो प्रकाशिक केंद्र वाला होगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रतिबिंब कहाँ पर, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, सामने कहाँ रखी हो। तो अब यह वाला हो गया दूसरा। तो तीसरा यहाँ पर 2f1 पर कहाँ रखी हो, 2f1 पर, सामने 2f1 पर रखी हो, यानी वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक। तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया। तो तीसरा देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक उत्तल लेंस, यह बन गया उत्तल लेंस हमारा, ठीक। अब बना लेते हैं मुख्य अक्ष, यह बन गया मुख्य अक्ष बन गया, और यह बन गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ बन जाएगा आपका f1, यहाँ बन जाएगा 2f1, यहाँ बनेगा f2, यहाँ बनेगा 2f2, और यहाँ बन जाएगा आपका अनंत, ठीक। तो अब बनाते हैं प्रतिबिंब। वस्तु को कहाँ रखना है इस बार, तो 2f1 पर रखना है। तो वस्तु रख दिया हमने 2f1 पर। अब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और मुख्य अक्ष से समांतर जो भी जाएगी f से, तो अपवर्तन हुआ है तो किससे जाएगी, f2 से, ठीक है। तो f2 से। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरी किरण एक प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए। कहाँ से ले जाइए, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र वाली देखिए टेढ़ा हो जाएगा, जबरदस्ती ये कर देते हैं, किसी तरह यहीं पे लाना है आपको। आप प्रकार फिट टूट का यूज करेंगे तो अच्छे से आएगा, स्केल का प्रयोग करिएगा आप लोग। हम तो खींच लिए किसी तरह से। यह हो गया हमारा प्रतिबिंब। दोनों समान लंबाई के बनते हैं। इतनी डिजाइन मत बनाइएगा आप, हमारे में डिजाइनदार हो गया है। तो आप लोग केवल सिंपल सा बनाएंगे फिट से, जब या स्केल से जब आप लाइन खींचेंगे तो एकदम सीधी रहेगी। यहाँ पे यह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम ए बी रखें तो यहाँ प्रतिबिंब उल्टा है, तो ए नीचे आ गया, बी ऊपर, यानी ए डैश बी डैश। तो अब बताइए इसके लिए लिखेंगे 2 लाइन में कैसे। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखी हो, 2f1 पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब 2f1 पर, 2f2 पर, 2f1 पर नहीं, 2f2 पर, 2f2 पर कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। देख लीजिए इसको, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखी हो, 2f1 पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। तो यह रही स्थिति आपकी तीसरी। देख लीजिए, आते हैं फिर चौथी पर। देखिए स्थिति नंबर 4।
तो यहाँ पे देखेंगे अब चौथी स्थिति आएंगे तो 2F1 और F1 के बीच, चौथी स्थिति कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं उत्तल लेंस, यह बन गया हमारा उत्तल लेंस, यह बन गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे बन गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, नाम लिख देंगे प्रकाशिक केंद्र का C, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा F1, यहाँ पे आ जाएगा 2F1, यहाँ पे आ जाएगा F2, यहाँ पे आ जाएगा 2F2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे रहेगा क्या, अनंत। अभी एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4, और क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 व F1 के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 व F1 के बीच हो। तो अब देखिए चित्र बनाते पहले एक वस्तु बनाते हैं यहाँ पर, जो कि कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच स्थित है, 2F1 और F1 के बीच स्थित है। सबसे पहली किरण कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, रट लीजिए, रटने की बात ही क्या है, यहाँ पे F1 यहाँ मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर गई है, और इसके बाद गुजर कहाँ से जाएगी, F2 से, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से, और यह जाके मिल गई यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चले जाएंगे तो अनंत मिल जाएगा, यहाँ पे जो बना है अनंत और 2F2 के बीच में। अगर इसका नाम हम रख दें A और B तो यह होगा A डैश B डैश, ठीक। तो दो लाइन में लिखना है इसको, तो लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए जब वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 और F1 के बीच, एक प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष से समांतर ले जाना है, जो कहाँ से गुजर जाएगी, F2 से, और दूसरी कहाँ से ले जानी है, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो जा रही है वह सीधे निकल जाएगी, कोई भी विक्षेप नहीं होगा, यानी कोई भी विचलन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए यह चित्र बन गया आपका, यानी प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। देखिए इस बार वस्तु से क्या बना है, बड़ा। जो ही F2 को पार करेंगे प्रतिबिंब F2 से बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जब तक इस पे है वस्तु के बराबर, इधर रहेगा तो वस्तु से छोटा, अब इधर वाला सब वस्तु से बड़ा। तो अब देखिएगा यह है स्थिति नंबर 4। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 लाइन में इसको लिखना, तो कैसे लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो, 2F1 व F1 के बीच रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच कैसा, उल्टा, और उल्टा है तो साथ में क्या होगा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा बनता है। देख लीजिए, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो यह रहा आपकी चौथी स्थिति, इसको भी उतार लीजिए। फिर हम लोग आते हैं 5वीं स्थिति पर। तो देखिए 5वीं स्थिति, अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अब तो आ गया F पर, ठीक है, F1 पर। आपको एक चीज़ बताए थे, जब दर्पण में बताए थे आज प्रतिबिंब बनना, F पर रखी हो तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर हो तो कहाँ बनता है, F पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाइए, यहाँ पे भी नियम क्या लगाने की जरूरत है, अभी बन ही जाएगा। जैसे पहले में बना था ना, अनंत पे थी तो फोकस पर, F2 पर बना था प्रतिबिंब। तो अब आ जाइए किस स्थिति पर, 5वीं पर, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 पर।
जब वस्तु F1 पर रखी हो। एक शब्द नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लेंगे उत्तल लेंस के सामने। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने F1 पर रखी हो। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको बनाना क्या होगा, एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस ही रहेगा। टेढ़ा हो गया थोड़ा तो आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे है C और यहाँ पे क्या रहेगा F1, यहाँ पे 2F1 और इसके बाद यहाँ पर 2F2, एक मिनट, F2 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 2F2। तो अब देखिए सबसे पहले वस्तु को रख दीजिए कहाँ पर, F1 पर। ठीक, इसका अगर नामकरण करना चाहें तो A B। अब सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। यह कहाँ से निकल जाएगी, तो फोकस से, द्वितीय फोकस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। देखिए अब यह दोनों रेखाएं जो जा रही हैं यह हो जा रही हैं एक दूसरे के समांतर। और आपने समांतर रेखाओं की विशेषता पढ़ी होगी कि जो रेखाएं कहीं पर नहीं काटती उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं, या जो रेखाएं अनंत पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी यह समांतर रेखाएं हैं तो कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, अनंत पर, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन में अगर इसे हम परिभाषित करें तो क्या होगा, तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो, F1 पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब, कहाँ बनता है, अनंत पर। अनंत अंबानी की घर ही नहीं, अनंत पर। अनंत पर क्या बनता है, अनंत पर उल्टा, सबसे पहले तो क्या होगा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो यह रहा आपका स्थिति नंबर 5। अब आइए देखते हैं स्थिति नंबर 6। देख लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं अब स्थिति नंबर 6। तो स्थिति नंबर 6 यानी प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखना है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। जब वस्तु F1 व C के बीच हो, F1 व C के बीच हो, किस लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने। तो सबसे पहले बन गया हमारा उत्तल लेंस और यह बन गया आपका द्वारक और यह बन गया प्रकाशिक केंद्र और यहाँ बन गया F1, यहाँ बन गया 2F1 और यहाँ पे बना लेते हैं F2। ठीक है, यहाँ पे बन गया 2F2। ठीक, चलिए तो बात करते हैं प्रतिबिंब, वस्तु को कहाँ रखना है, F1 और C के बीच यानी यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिएगा सबसे पहली किरण होगी प्रकाश, जो प्रकाश किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन होगा। तो कहाँ से जाएगी, तो यह चली जाएगी आपकी F2 से। कहाँ से जाएगी, F2 से। अब आइए देखते हैं, इसके बाद आपको मिल जाएगा एक प्रकाश किरण C से जाएगी। अब देखिए इधर जब जा रही प्रकाश किरण तो यहाँ पे मिलने के चांस तो है नहीं, अब ऊपर जाके मिलेगी तो यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ झुकाते हुए ले जाना है, ठीक ही लग रहा होगा। अब ये काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेंगे, पीछे की तरफ। ठीक है,
जाएंगे तो यहाँ पे, लेकिन काल्पनिक रूप से पीछे तक मिलाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलेंगी। तो इधर मिलने की संभावना नहीं है तो प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, यहाँ मिलने की संभावना तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब ये चाहे जहाँ बन सकता है, ठीक है, हमारा यहाँ पे आसपास बन गया, लेकिन आपका प्रतिबिंब यह कहीं पे भी बन सकता है इधर, तो वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर कहीं पे भी बन सकता है। तो अब देखिए, अगर 2 लाइन में लिखना हो तो यहाँ पे याद रखेंगे, यह रेखाएं देखिए इधर फैल रही हैं तो यहाँ मिलने की चांस नहीं है, लेकिन जब इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलने की चांस बन गए पूरे, और यहाँ पे मिल भी गई। वस्तु कैसी बनी है? सीधी बनी है, और सीधी बनने का मतलब कैसी वस्तु होगी? आभासी। कैसी होगी? आभासी। तो आइए देखते हैं, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो? F1 व C के बीच रखी हो, F1 व C के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर, और उल्टा नहीं, 1 मिनट, सीधा, और सीधा है तो क्या हो जाएगा? आभासी। सीधा, आभासी व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, या सीधे कह दे वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो यह रही आपकी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग देखेंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग, अब देखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो आइए अब देखिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनना, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसमें केवल 2 ही स्थितियां बनती हैं। इसको समझिए चित्र से। यहाँ है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ है F2, इधर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इधर F2 हो जाता है, इधर क्या हो जाता है F1, और इधर क्या है 2F1, इधर क्या है 2F2। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी केवल इतने से हमारा काम चल जाएगा। इधर आते हैं अनंत की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए, एक वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पर। दूसरी वस्तु कहाँ रहेगी? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच, चाहे जहाँ। तो यह एक स्थिति, यह 2 स्थिति। इसमें यहाँ F2 2F2 से नहीं मतलब है, यहाँ पे केवल इतना ध्यान देना है कि एक वस्तु रहेगी अनंत पर एक बार, और एक बार कहाँ रहेगी? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, चाहे जहाँ हो इसके बीच, ठीक है। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिति क्या आएगी? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। किसके सामने? अवतल लेंस के सामने। जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर हो, अवतल लेंस के सामने अनंत पर हो, ठीक है। तो रखते हैं, सबसे पहले यह हो गया हमारा उत्तल लेंस, यह बन गया मुख्य अक्ष, और यहां बन गया प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अब यह बन गया हमारा F2 F1, और यह बन गया अनंत, यहां पे भी बना लेते हैं अनंत, ठीक है। अब वस्तु एक बार कहाँ रखनी है? अनंत पर। बाकी यह नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 2F2 और 2F1, इतने से काम चल जाएगा हमारा। तो आपको पता है ना कि हम वस्तु कैसे बनाते हैं अनंत पर रखी वाली, इस प्रकार से। और यहाँ पे एक प्रकाश किरण कहाँ से निकल जाएगी? शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, देखिए अवतल लेंस है या अपसारी लेंस होता है, प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। और यहाँ से यह प्रकाश किरणें जाएंगी इधर की तरफ, और लगेगा आ रही हैं कहाँ से? यहाँ से।
ठीक। अब यह वाली नीचे वाली देखिए, तो यहां से भी निकाल लेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और यह भी क्या हो जाएंगी, अपवर्तित होकर फैल जाएंगी और लगेंगी कहां से आ रही हैं, F2 से। यहां पर देखिए फैल रही हैं तो यहां पे मिलेंगी नहीं, तो मिलने की संभावना कहां है, F2 पर। तो अनंत वाला प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 पर बनता है। अनंत वाला प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 पर बनता है। और अब बताइए, अगर इधर प्रतिबिंब बना है तो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, यहाँ पे इस समय कैसा है, अनंत पर रखा है तो वस्तु से छोटा है, बिंदु के आकार का है। तो आइए देखिए, 2 लाइन में लिखते हैं, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अवतल लेंस के सामने कहां रखी हो, अनंत पर, रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब F2 पर कहां बनता है, F2 पर, उल्टा नहीं, सीधा, इधर जो भी रहेगा सब सीधा हो जाएगा, इधर सब सीधे हो जाएंगे, पर सीधा, वास्तविक व बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। ठीक, यह हो गया आपकी अवतल लेंस की प्रथम स्थिति। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर हम दूसरी स्थिति पर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी स्थिति। अब जब वस्तु कहां रखी हो, 2 ही स्थिति है, तो जब वस्तु, दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत व C के बीच, यहां C का मतलब प्रकाशिक केंद्र, C के बीच रखी हो, C के बीच रखी हो, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक बनाएंगे अवतल लेंस। यह बन गया हमारा अवतल लेंस, काफी दुबला पतला, और यह बन गया हमारा मुख्य अक्ष, यह बन गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा F1 नहीं, इधर होगा F2 और यहाँ होगा F1, आपको पता है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इधर अनंत हो गया, इधर यहाँ पे अनंत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वस्तु अगर हम रख दें यहाँ से C के बीच कहीं पे भी, हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख दिया हमने, थोड़ा सोझे कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र को मुख्य अक्ष से समांतर निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल, तो प्रकाश किरणें फैलेंगी, यहाँ से निकल के जाएंगी, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही हैं, F2 से। ठीक है, दूसरी किरण आपको पता है कहाँ से ले जानी है, प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र वाली बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे काटता है वो वहरे शीर्ष होता है, इसका मुँहा वहरे होता है। ठीक है, तो जहाँ पे काटा है तो इधर है, तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम रखें A B, तो यह हो जाएगा A' B', यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, सोझे बना है, यानी सीधे बना है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 2 लाइन में लिखें तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने कहाँ रखी हो, सामने अनंत व C के बीच रखी हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब
F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, हमेशा F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। F2 और C के बीच सीधा बना है ना, तो सीधा, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। सीधा, आभासी व वस्तु से, देखिए बड़ा है कि छोटा? छोटा है। आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। तो यह रही दर्पण की, अवतल की भी और उत्तल की भी सभी स्थितियां, कुल मिलाकर 8 स्थितियां हैं। ठीक है, आपको 6 स्थितियां मिली हैं उत्तल में और 2 स्थितियां मिली हैं अवतल में। ठीक है, लेकिन दर्पण में अगर पढ़ते हैं तो अवतल में 6 और उत्तल में 2 हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इन सभी स्थितियों को देखिए। तब आइए अब देख लेते हैं दर्पण के लिए चिन्ह है परिपाटी। दर्पण के लिए नहीं, दर्पण के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे लेंस के लिए चिन्ह है परिपाटी। अब आपको पता है यहाँ पे हम U, V, F, I और O का मतलब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया है दर्पण में। तो आप लोग दर्पण को देखे होंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं। तो लेंस के लिए चिन्ह है परिपाटी। तो सबसे पहले उत्तल लेंस, ठीक। अब उत्तल लेंस का एक चित्र बना के तब समझिए। यह प्रकाशिक केंद्र है, यह F1 है, यह 2F1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? F2 है और यहाँ पे 2F2 है। अब एक चीज़ यही याद रखनी है कि यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ वाली याद रखेंगे? दोनों तरफ फोकस है, तो फोकस दूरी जब भी याद करनी होगी तो यह वाली याद करेंगे, इधर वाली। ठीक है, यानी F आपका आ जाएगा इधर। तो आपको संख्या रेखा तो याद होगी, और या कार्तीय तल सीधे याद करिए। यहाँ वाला चिन्ह, इधर वाला सब प्लस होता है, इधर वाला माइनस, इधर वाला ऊपर वाला सब प्लस, नीचे वाला माइनस। ठीक है, तो यहाँ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी सब देखेंगे इन्हीं चिन्हों के आधार पर। तो आइए अब देखें। सबसे पहले अगर बात करें प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर सबसे पहले हम बात करें उत्तल लेंस में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। तो यहाँ पे फोकस दूरी को दर्शाएंगे कैसे? F से। फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे? F से। और F का मान क्या होगा यह बताइए। यहाँ पे हमने कहा F इधर जाएगा, तो इधर वाला देखिए, इसी को मान लेंगे ना आप, यह वाला बीच वाली रेखा, और इसके इधर सब प्लस, इसके इधर सब माइनस। तो यहाँ पे देखिए बीच वाली रेखा की उधर सब प्लस, इधर सब माइनस, तो फोकस दूरी उधर चली गई है। तो F का मान कैसा होगा? धनात्मक। तो उधर वाला सब धनात्मक, यानी यह हो गया धनात्मक। ठीक। अब वस्तु को आपको हमने दर्पण में ही बता दिया था कि U का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, हमेशा ऋणात्मक होगा, प्लस कभी नहीं आएगा। तो U वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती, दर्पण के भी सामने रखी जाती है, लेंस के भी सामने, यानी वस्तु इधर ही रखी जाती है, यानी U का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो U का मान आएगा यहाँ पे ऋणात्मक। अब फंस जाता है मामला V के साथ। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बनता है 2 प्रकार का। अब V मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं यह भी याद रखना है। दूरियां, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, हम दूरियों की बात कर रहे हैं, लंबाई की नहीं। लंबाई की नापेंगे तो मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत। तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। तो अगर V की बात करें तो प्रतिबिंब बनते हैं 2 प्रकार के। वास्तविक भी बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी हो सकता है, और आभासी प्रतिबिंब भी हो सकता है। अब यही ध्यान रखना है कि आभासी कैसे बनता है और वास्तविक कैसे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब आप देखे थे सब इधरिया बना था और सब उल्टा बना था। आभासी मतलब क्या होता है? आभासी नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सब इधर बना था और सब कैसे बना था? उल्टे बना था।
तो अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो उल्टा बन रहा है और कौनी ओर बन रहा है। तो यह देखिए इधर वाला सब प्लस होता है, इधर वाला माइनस, तो कौनी ओर बन रहा है प्लस की ओर, तो यानी इसका चिन्ह कैसा होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। अगर आभासी बन गया होता तो आभासी की स्थिति में आपने उत्तल में देखा था, इधर यहाँ पे बना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान निगेटिव यानी माइनस। यहाँ पे इधर वाला सब चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। अब यह हो गया फोकस और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब बच जाती है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई को दर्शाते हैं O से, प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाते हैं I से। अब इसमें भी क्या होगा, वस्तु की लंबाई में तो कोई नहीं है, वस्तु की लंबाई वस्तु यक्के होगी, ना वास्तविक ना आभासी, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वस्तु हमेशा देखिए कैसी है, सीधी है। तो वस्तु को सीधा रखेंगे तो ऊपर जाएंगे कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यानी वस्तु का जो लंबाई होगी हमेशा क्या होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक ली जाएगी। कैसे ली जाएगी, धनात्मक। लेकिन प्रतिबिंब तो दो होते हैं ना, वास्तविक भी बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है, और कैसा बन सकता है, आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो देखिए इधर बनता है और इधर बनता है, तो उल्टे बनता है, उल्टे नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब चिन्ह क्या हो गया, माइनस। जो उल्टा आया तो नीचे गया तो माइनस, इसका चिन्ह हो गया निगेटिव यानी माइनस। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब एकदम सीधे जाता है, ऊपर गांव जाता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धन होगा यानी धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, यह रहा किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देख लीजिए इसको, फिर हम लोग लिख लेते हैं अवतल के लिए। तो देखिए अब आइए देखिए अवतल लेंस के लिए, यही सब बातें हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस, एक चित्र बना दें, आसान होगा समझना। यहाँ पे कौन, F1 की F2, फट्टू नहीं F2, यहाँ 2F2, यहाँ F1, यहाँ 2F1। ठीक है, अब देखिए वस्तु तो हमेशा यही रहेगी। ठीक है, अब फोकस दूरियाँ कौन सी लेते हैं, F2 वाली लेते हैं। तो इधर आ गई है फोकस दूरी। ठीक है, इधर वाला सब चिन्ह क्या होता है, प्लस, इधर वाला माइनस, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस। अब आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी की, तो यानी F की। फोकस दूरी को कैसे दर्शाते हैं, F से। तो इसका चिन्ह क्या होगा, अब बताइए। फोकस दूरी आ गई है इधर का चिन्ह होता है ऋण, यानी हो गया ऋणात्मक। तो यानी चिन्ह क्या आएगा इसका, ऋणात्मक। ऋणात्मक के लिए चिन्ह कौन सा, ऋण हो जाएगा। और इसके बाद वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक होता है। तो यह भी रहेगा ऋणात्मक, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह हमेशा रट लेना है, और ऋणात्मक हो गया चिन्ह। इसके बाद आ जाते हैं V की बात। V में मामला फंसता है, प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी। वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब के हमने दो प्रकार पढ़े हैं ना, वास्तविक और क्या, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए अवतल से तो बनता ही नहीं है, तो इसके लिए V के, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V का मान पे चिन्ह परिपाटी लागू ही नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो केवल आभासी बनता है। आभासी कौनी ओर बनता है, यानी किस ओर बनता है, यह देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बने थे, आभासी प्रतिबिंब जितने भी बने थे, सब वस्तु की ओर बने थे, यानी इधर बन गए थे। इधर का चिन्ह क्या है, ऋण। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋणात्मक। क्या आ जाएगी वैल्यू, ऋणात्मक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दो मान और बच गए, O का और I का। O माने वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई। अब इसमें वस्तु की लंबाई में ना आभासी ना वास्तविक, सीधा बताइए वस्तु कैसे रखी जाती है, सीधी। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का कौन ही चिन्ह, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी वस्तु सीधे रखी गई है, ऊपर जा रही है, तो यह क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। अब बात फंसती है फिर यहाँ पे, इमेज में दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, या फिर क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। आसानी समझ लीजिए, बहुत आसान है सब। वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं तो लागू ही नहीं होगा। ठीक है, अब बनता है आभासी। अब प्रतिबिंब आभासी कौन ओर जाता है, हमेशा ऊपर गांव, और ऊपर गांव जाएगा तो यानी कि सीधा बनेगा कि उल्टा, सीधा है।
तो सीधा जा रहा है तो प्लस ओर जा रहा है, कौन ओर जा रहा है, प्लस ओर, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे कैसा, धनात्मक। सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक। तो आप इन सभी को एक बार देख लीजिए और सबको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह सब सवाल लगाने में बड़ा काम आएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बार बार इसको देखकर याद कर सकें, या तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देख लिए होंगे, उतार लिए होंगे। आइए अब बात करते हैं लेंस के लिए रेखीय आवर्धन की। तो जैसे दर्पण में रेखीय आवर्धन देखा था वैसे ही है बिल्कुल। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लेंस के लिए कोई वस्तु और उसके प्रतिबिंब, तो लेंस के लिए अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, वह प्रतिबिंब की लंबाई जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको यम से दर्शाते हैं, यम बराबर आई बटा ओ और बराबर बी बटा यू, यह भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखना है कि दर्पण में यही क्या था, दर्पण में आई बटे ओ था बराबर माइनस बी बटे यू था, यह था दर्पण के लिए। यहाँ लेंस में यहाँ माइनस नहीं आता है, ठीक है। इसको तब हम हटा देते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे केवल इतना, किसी लेंस के लिए, किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू, यहाँ है आवर्धन का परिमाण, आवर्धन का परिमाण मतलब संख्यात्मक मान लेनी है हमेशा। जैसे अगर 3 है, परिमाण को दर्शाते हैं मॉड से, तो इसका परिमाण क्या आएगा, केवल 3, प्लस 3 है तो इसका भी परिमाण कितना आएगा, 3। तो हमें केवल परिमाण लेना है, यानी मॉड लेना है हर संख्या। ऋणात्मक आ जाएगा तो भी हमें धनात्मक ही मानना, केवल संख्यात्मक मान से। और यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आइए बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर परिमाण आता है 1 के बराबर, अगर आवर्धन का परिमाण यानी यम का मान यानी यम की वैल्यू आती है, यानी उसका संख्यात्मक जो मान है 1 के बराबर आता है, केवल संख्यात्मक, -1 आएगा तो भी हम कहेंगे 1 के बराबर, ठीक है। यानी केवल हमें संख्यात्मक वैल्यू लेनी है, ठीक। तो 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर 1 से बड़ा आता है, यम का मान 1 से बड़ा आता है, 1 से क्या आता है, बड़ा, तो 1 से बड़ा आने पर क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर आता है 1 से छोटा, 1 से छोटा, ठीक है। अगर 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब, 1 से छोटा मतलब क्या, संख्यात्मक वैल्यू केवल 0.3 आ गया, 2 आ गया, 0.4 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। ऋणात्मक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -10 लिखा है तो हम इसे नहीं कहेंगे कि 1 से छोटा है, हमें केवल संख्यात्मक वैल्यू लेनी है, तो यह 1 से छोटा नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यह तब क्या है, यह 1 से बड़ा कहलाएगा। संख्यात्मक मान केवल लेना है, 1 से बड़ा हो जाएगा, हमें यह ऋण से देखना ही नहीं चिन्ह किसी को, हमें केवल
हमें केवल देखना है संख्यात्मक मान को। संख्यात्मक मान अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा, जैसे 1/2 आ गया, अब 1 से छोटा ही आएगा, काटेंगे, ठीक है, चाहे प्लस लगा हो चाहे यहाँ माइनस लगा हो। अब यह हो गया 1 से छोटा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए और इसको रट लीजिए, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो उतार लिया होगा, थोड़ा सा आगे देखिए। इसी रेखीय आवर्धन की बात करते हैं। अगर परीक्षा में कभी कभी दे देता है कि ऐसा ऐसा होगा, तो यहां पे देखिए यम की वैल्यू यानी आवर्धन, आवर्धन रेखीय आवर्धन पूरा नाम है, तो हम केवल आवर्धन से काम चला लेते हैं। प्रतिबिंब देखिए बन सकते हैं 2 प्रकार के। एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान कैसा आएगा अभी देखते हैं। और कैसा बन सकता है? आभासी प्रतिबिंब के लिए। अब बताइए, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनता है, देखिए वस्तु ऐसे मान लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, लेंस कोई नहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई लेंस रखा होगा। अगर यहाँ पे हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए पहले वस्तु कैसी होगी? सीधी होगी, यानी आई का जो ओ का मान होगा वह कैसा आएगा? धनात्मक, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा अगर वास्तविक है तो इस प्रकार से बनेगा, और वास्तविक रहेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा, और उल्टा रहेगा तो चिन्ह क्या आएगा? आई का मान क्या आएगा? इमेज का मान क्या आएगा? इमेज की मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या आएगी? ऋणात्मक। तो आपने अभी जो परिभाषा पढ़ी यम के अनुसार, तो I/O, यम बराबर क्या होता है? I/O। आई का मान ऋणात्मक और ओ का मान धनात्मक, तो धन और ऋण का भाग करेंगे या ऋण और धन का भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋण, यानी इसके लिए चिन्ह, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह जो आवर्धन का होगा वह कैसा होगा? ऋणात्मक। तो दूसरा आपको सूझ ही गया होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा। तो बना भी लेते हैं। अब बताइए, लेंस से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह इधर बनता है, फिर यह क्या हो गया? यह हो गया इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई हो गई सीधी, यानी सीधी हो गई तो चिन्ह होगा प्लस, ऊपर वाला सब प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो प्लस बटे प्लस, यानी यम बराबर आई बटे क्या होता है? यम बराबर I/O, तो प्लस बटे प्लस, और क्या मान आएगा? प्लस, यानी इसके लिए मान होगा धनात्मक। तो यह है, ध्यान में रखिएगा, यह परीक्षा में पूछ सकता है और पूछता ही है। ऐसे सवाल देकर आपसे आवर्धन का मान जब रखवाएगा, अगर यह नहीं पता होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर कह दिया वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 2 गुना बड़ा बनता है, तो यम का मान क्या रखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 2 गुना बड़ा, तो ऋणात्मक आएगा, तो -2 रखेंगे यम का मान। क्या रखेंगे? माइनस। अगर वास्तविक की जगह पे सीधा उल्टा लिख दे तब तो भी लिखना है, यह उल्टे प्रतिबिंब के लिए भी क्या आएगा? ऋणात्मक, क्योंकि वास्तविक ही क्या बनता है? उल्टा। और यह आभासी के साथ लिख दे सीधा, या सीधा केवल लिखे या आभासी केवल लिखे, या दोनों लिख दे, तो सीधे के लिए भी कैसे लगाएंगे? धनात्मक। अगर कहे प्रतिबिंब सीधा बनता है तो सीधा प्रतिबिंब के लिए भी क्या होगा? धनात्मक। और वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक या कहे उल्टा, तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए भी क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो यह आवर्धन आपने देख लिया, इसको देख लीजिए। एक परिभाषा और बच रही है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर। तो आइए अब देखते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस के संयोजन की क्षमता, एक आध सवाल कभी कभी इस पे पूछ देता है। लेंस के संयोजन की क्षमता, इसको हम केवल डायरेक्ट सूत्र से दिखा देते हैं। अगर कई लेंसों को मिलाकर रखा गया हो, कई लेंसों को मिलाकर रखा गया हो, लिख ही देते हैं। यदि कई लेंसों को मिलाकर, एक मिनट,
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। ये तो हम भूल ही गए, लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर परिभाषा के रूप में देखें तो लेंस ना क्या करता है, प्रकाश किरणों को या तो एकत्रित कर देता है या तो फिर फैला देता है। तो यानी प्रकाश किरणों में फैलाने का और क्या करने, प्रकाश किरणों को फैलाने का और एकत्रित करने का गुण है, उसी गुण को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस का प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, एकत्रित को क्या बोलते हैं, अभिसरित, व अपसरित, अपसरित मतलब फैलाना, अपसरित करने की क्षमता को, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी को एक सामर्थ्य भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित व अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, तो प्रतीक इसका क्या है, इसका प्रतीक है P। इसका मात्रक क्या है, यह भी जान लीजिए, मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, एक चीज और जानना है कि जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अगर फोकस दूरी मीटर में दी गई है तब, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो क्षमता हो जाएगी 100/f, और f किस में रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर में। जैसे एक सवाल लीजिए, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो आपको सूत्र कौन सा लगाना होगा, P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। देन इस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो इस लेंस की क्षमता हो जाएगी 100/20। ठीक है, और यह काट दीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2×5 = 10 डायोप्टर। याद रखेंगे थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और, कि जब क्षमता बताई जाती है तो चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अगर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे धन रहेगा, तो यानी +5 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता होगी, +5 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता होगी। अगर आप यहाँ से पहचानना हो क्षमता से या फिर फोकस दूरी से, तो बताइए कौन सा लेंस होगा, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। किसकी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी जो यह सवाल हमने बनाया है किस लेंस के लिए था, उत्तल लेंस के लिए। तो आप इसको देख लीजिए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या फिर लिख सकते हैं एकत्रित व फैलाने की, या अपसरित व अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका प्रतीक P है, इसका मात्रक डायोप्टर है। इसके लिए सूत्र क्या बनता है, अगर एक परिभाषा और देना चाहें तो यह क्या लिख सकते हैं, जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है यदि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, यदि फोकस दूरी किस में दी गई हो, मीटर में दी गई हो। ठीक है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, बराबर होती है यदि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। ठीक है, देख लीजिए इसको और उतार लीजिए। इस पे सवाल एक बहुविकल्पी तो पक्का आएगा, एक सवाल। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। तो आइए अब देख लेते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस के संयोजन की क्षमता। देखिए अब केवल बोल देते हैं, सुन लीजिए। अगर कई लेंसों को साथ में मिलाकर रखा जाए
तो उसकी कुल क्षमता मिलाकर कुल क्षमता जो होगी उन लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। यानी अगर हम 3 लेंस रखे हैं तो उनकी अगर मिलाकर रखे हैं तो उसकी टोटल क्षमता क्या हो जाएगी, अलग अलग लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग इस प्रकार जोड़ लेंगे। अगर हम कहें इसका तब फोकस दूरी से क्या संबंध हो जाएगा, तो 1/f संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, संयुक्त क्षमता P, संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी f। तो f को क्या कहेंगे, संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, तो अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों का योग, यानी P1 का मान 1/f1 सूत्र से, और f किस में रखना होगा, मीटर में। यहाँ पे 1/f2, यहाँ 1/f3, और भी रहेंगे तो डॉट डॉट डॉट। इन दोनों सूत्रों को याद रखिएगा, इसी पे केवल सवाल लग जाते हैं, बाकी और कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। यह रही लेंस के संयोजन की क्षमता। तो हमने देख लिया इस वीडियो में पूरा लेंस से प्रतिबिंब बनना, लेंस की क्या क्षमता होती है, और अरेखीय आवर्धन देख लिया, और लेंस के संयोजन की क्षमता देख ली। ठीक है, तो अब बचता है हमारा नेत्र। ठीक, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।